नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक संसद। संसद के तीन पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये तीनों इसका बॉडी, जिसमें हमने राष्ट्रपति का एक सेपरेट वीडियो जिसमें काफ़ी डीपली स्टडी किया हुआ है, कंप्लीट कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम मुख्यतः इसमें राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे और एक बैकग्राउंड भी जान लेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में अगर संसद के रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न आए उसको आप आसानी से हैंडल कर पाओ। पर लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है। निम्नलिखित में से राज्यसभा को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? मतलब राज्यसभा को और किस नाम से हम संबोधित करते हैं? ऑप्शन में दिया गया है जनता का सदन, द्वितीय सदन, अस्थाई सदन और अस्थाई सदन। यहाँ पे एक दो तीन, दो तीन, एक दो तीन चार, मतलब इसमें से कौन सा जो है वो राज्यसभा का उपनाम है? आंसर आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन हम बाद में इसका आंसर जरूर देंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे जरूर विजिट कीजिएगा। मेरे से कोई क्वेरी हो, बात करनी हो तो आप टायरलेस कुमार इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल पे नए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज स्टडी यहाँ पे आपका होता रहेगा। तो ये जो संसद आता है, इससे पहले आपको जानना होगा विधायिका है। हमारे संविधान में एक टर्म है विधायिका। उसके अंतर्गत उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है संघीय विधायिका और दूसरा है राज्य विधायिका। नाम से ही क्लियर है, संघीय विधायिका का मतलब हुआ पूरे देश की बात की जा रही होगी, मतलब यहाँ पे पूरे देश के बारे में सोचा जाएगा, नियम बनेगा। जबकि जो राज्य विधायिका है वो किसी सर्टेन स्टेट के लिए बनेगा। पहले समझते हैं संघीय विधायिका को ही हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद, इसके तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। मैं टर्म पे ध्यान देना, अगर मैं कहता हूँ अंग तब यहाँ पे तीन अंग है। अगर मैं कहूँ सदन तब यहाँ पे ओनली दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो मैं यह कह रहा हूँ संसद के तीन अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा। पर इससे पहले आप ये भी जान लो कि जो राज्य विधायिका होती है उसे हम क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद आता है। जिस प्रकार संसद में आप लोकसभा देखे हो, वैसे ही यहाँ विधानसभा होता है। और जैसे राज्यसभा है यहाँ पे, वैसे ही जो स्टेट होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? विधान परिषद होता है। ये लेकिन सभी स्टेट में नहीं है, ये ओनली अब वर्तमान में 6 स्टेट में है, ठीक ना। पहले 7 था, जम्मू कश्मीर में भी, पर अब वहाँ पे नहीं है। ये 6 स्टेट हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, दोनों एक साथ है, उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर यहाँ पे आ जाओ महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये दो हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य हैं। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, पर अब ये नहीं है। भविष्य में 1-2 साल में चर्चा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल जो है यहाँ भी ये किया जाएगा, ठीक ना। लेकिन वर्तमान में क्या है? 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। आपको ये याद हो गया होगा। चलिए अब आते हैं हम संसद पे। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है वो क्या है? संसद के बारे में कहता है। हमने एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद का एक सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो संसद के बारे में 79 जो आर्टिकल नंबर है उसमें दिया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यसभा हम पढ़ते हैं 80 में, लोकसभा पढ़ते हैं 81 में, और राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो राज्यसभा कितने में आ गया? अनुच्छेद 80। लोकसभा कितने में आ गया? अनुच्छेद 81। एक चीज़ यहाँ पे और समझिए, जैसे ये संसद भवन है, तो ये अगर हम यहाँ पे इमेज बनाएं, थोड़ा इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें यहाँ पे इस टाइप से 3 गोलाकार बना हुआ है, ठीक ना। ये 3 स्टेप से गोलाकार बना हुआ है, जिसमें एक में और बीच में क्या है? सेंटर है। तो कोई अगर विदेशी राष्ट्रपति, ठीक ना, कोई अगर विदेश का राष्ट्रपति इंडिया आया और वो संसद को संबोधित कर रहा है, तो वो कहाँ पे आएगा? सेंटर में भाषण देगा। याद रखिएगा, सेंटर में देगा। ये 3 पार्ट मैंने क्या कहा? तो एक तो आपका लाइब्रेरी हो जाता है, एक है लोकसभा, और दूसरा क्या हो जाता है? राज्यसभा हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि कोई अगर विदेशी राष्ट्रपति भारत आता है
और संसद को संबोधित करता है तो वो कहाँ देगा, लोकसभा में कि राज्यसभा में? तो नहीं, वो कहाँ संबोधित करेगा? सेंटर में। और सेंटर वही जगह है जहाँ पे जो हमारा संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया था वो भी सम्मेलन यहीं पे हो रहा था, वो भी मीटिंग जो है वो इसके अंदर ही हो रहा था, ये आपको समझना होगा। अब आते हैं संसद के बारे में कुछ खास बात। तो संसद, ये जो शब्द है पार्लियामेंट, इंग्लिश वाला शब्द पार्लियामेंट, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। फ्रेंच वर्ड है पार्लियामेंट, पूछा गया प्रश्न ये, अब फ्रेंच वर्ड है पार्लियामेंट। लेकिन संसद, जो भारत में संसदीय पद्धति है, वो मुख्यतः हम लोगों ने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। संसदीय पद्धति जो संविधान के स्रोत हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि संसदीय जो है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जबकि 2 सदन हैं। कौन कौन सा? तो ओनली राज्यसभा और लोकसभा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि संसद के साइड से जो आप पिलर देख रहे हो ना, ये ग्रेफाइट का बना हुआ है, इस पिलर का संख्या कितना है? तो ये 144, जो कि 12 का क्या है? स्क्वायर है। कैसे भी करके याद रखो, 144 है। और ये जो डिजाइन है, जो हमारा संसद भवन है, इसको किसने बनाया था? तो एडविन लुटियंस। ये है आपके एडविन लुटियंस, और दूसरे हैं हार्वर्ट बेकर। मतलब संसद बनाते टाइम उसने भारत को लूट लिया था, ये है लुटियंस, ठीक ना। और लूट के वो क्या किया? बेकरी बना के खा गया, ठीक ना, मतलब बेकर, ठीक ना। लुटियंस और बेकर कैसे भी मेरे भाई याद रखना है आपको, ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं जो संसद तो बन गया, उसका सत्र क्या होता है? तो बहुत जगह आप लोग पढ़े होंगे कि संविधान में जो लोकसभा राज्यसभा होता है उसका 2 सत्र होना चाहिए, मतलब उसके बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। तो पढ़े हो, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आइए। पर हमारे देश में मुख्यतः 3 सत्र होता है। एक तो होता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई के बीच आपको देखने को मिलेगा। फिर होता है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर के बीच। और शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर के बीच। इससे प्रश्न क्या आएगा कि जो सबसे बड़ा सत्र होता है, जो सबसे अधिक लंबे समय तक चलता है, वो कौन सा सत्र है? तो वो होता है बजट सत्र। सबसे लंबा सत्र यही होता है। जबकि सबसे छोटा कौन सा होता है? तो वो होता है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब राज्यसभा और लोकसभा, इसके जो उपनाम है मेनली, हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था स्टार्टिंग में, उसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। देखो, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन, क्योंकि छोटे लोगों का है। छोटे लोगों का इस सेंस में है क्योंकि यहाँ पे जनता डायरेक्ट प्रतिनिधि भेज देता है। अब एक चीज़ समझो कि हमने किसी को चुना है, ठीक ना, मान लो हमने किसी विधायक को चुन लिया है, ठीक, तो और फिर विधायक ने किसी को चुना है, तो यहाँ पे पोस्ट में कौन बड़ा होगा? विधायक ने किसी को चुना, वो होगा। तो ये वाला पोस्ट क्या हो गया? निम्न हो गया। तो ये क्या हो गया? निम्न सदन हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया? निम्न सदन हो गया। प्रथम सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहला आदमी है जिसको हम लोग चुने हुए हैं। फिर इसके बाद जो ये आता है, ये क्या हो गया? द्वितीय सदन हो गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ये जनता के द्वारा चुना जाता है, इसीलिए इसको हम जनता वाला सदन कहते हैं लोकसभा को। और राज्यसभा को चर्चित लोगों का सदन कहते हैं, क्योंकि उसको विधायक वोट दे रहा है, मतलब अधिक उसका जान पहचान होगा। फिर लोकसभा अस्थायी है, क्योंकि ये 5 वर्ष के बाद ये क्या होता है? खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा राज्यसभा जो है वो क्या होता है? अस्थायी होता है, क्योंकि इसका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद नियुक्त होता है और अवकाश होता है। तो ये हमेशा परमानेंट होता है, मतलब 2/3 जो होता है हमेशा इसमें बना रहता है। आगे पढ़ेंगे और डिपली इसका। साथ ही लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। युवा इस सेंस में कि इसका जो योग्यता के अंतर्गत पढ़ते हैं न्यूनतम आयु, वो भी इसका कम है, जबकि राज्यसभा का योग्यता जो है वो भी बड़ा है। लेकिन साथ ही जो इसमें अधिक एज के जाएंगे, क्योंकि वो एमएलए से अधिक पोस्ट के होते हैं, मंत्री उंत्री होते हैं, वही राज्यसभा में जाता है। तो ये याद रखिएगा। साथ ही इसको हाउस ऑफ पीपुल्स कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपुल्स क्योंकि जनता का सदन है, और यह है काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि जो स्टेट का जो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है वो वहाँ पे कर रहा होता है। और एक मैं फिर बता दूँ कि लोकसभा जो होता है, लोकसभा, इसमें क्या होता है कि जो क्षेत्र का होता है, ग्राम स्तर पे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी बात रखते हैं। जबकि राज्यसभा में क्या होता है? राज्य स्तर की बात होती है, ठीक ना। तो इसको आपको समझना होगा। आगे सब कुछ हम पढ़ेंगे, सीट वीट सब कुछ पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे दिया गया है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। तो जो हमारा मूल संविधान है जिस टाइम में बना, उस टाइम में कहा गया कि अधिकतम जो सदस्य है उसका नंबर कितना होगा? 552। अच्छा, एक चीज़ बता दें कि ये 552 मूल संविधान में नहीं है। जो 1971, याद रखिएगा,
वर्तमान में आपको याद कैसे रखना है कि वर्तमान में जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब जो भी है, उसमें सीटों का जो आवंटन है वो किस जनगणना के आधार पर है, तो 1971, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1971 के जनगणना के आधार पर है, इसको नहीं भूलना। लेकिन फिर क्या हुआ, 84 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2001 में, और उसमें ये कहा गया कि 2026 तक जितना सीट है लोकसभा राज्यसभा में वो बना रहेगा। तो आपको यहाँ से याद ये रखना है कि वर्तमान में जो लोकसभा राज्यसभा के सीटों का आवंटन है वो 1971 के आधार पर है, और साथ ही ये कब चेंज होगा, 2026 में चेंज होगा। कब चेंज होगा, 2026 में चेंज होगा। और ये सीटों का जो बंटवारा है वो किस आधार पे है, तो जनसंख्या के आधार पर है, पॉपुलेशन के आधार पर है। इसीलिए आप देखोगे कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है, तो वहाँ पे राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट दोनों आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा आप अपने कंसेप्ट में रखिएगा। और ये सीटों का बंटवारा जो है किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 4 आपको याद रखना है, पढ़े हुए हैं। अब देखिए 552 जो है वो अधिकतम सीट है, ठीक है ना, वर्तमान में इतना है नहीं, पर ये मैक्सिमम है, इससे अधिक नहीं होगा। ओके, जिसमें 2 सीट जो है वो इंडियन एग्लो से आया है, या एग्लो इंडियन कह लो। एग्लो इंडियन मतलब वो होता है कि देखो हमारा जो संसद है उसका सीधा मतलब ये है, मकसद ये होता है कि प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक समुदाय से कुछ लोग यहाँ पे आए और अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करें, उनकी जो समस्या है वो बताए। तो ऐसे विदेशी जो भारतीय बन गए, जो भारत में आके रहते हैं, तो उनके लिए भी 2 सीट आवंटित किया गया था। हालांकि वर्तमान में अगर आप 104वां संविधान संशोधन की बात करो तो इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया, ये हटा दिया गया, ठीक ना। तो आपको 104 नंबर का संविधान संशोधन याद रखना पड़ेगा। और ये 552 में से 550 जो है ये कहाँ से आता है, राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से आता है। कितना आता है, 550। उसमें भी राज्य से आता है 530, और केंद्र शासित प्रदेश से कितना आता है, 20 आता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, 552 सदस्य टोटल हैं अधिकतम, जिसमें कि 550 जो हैं वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, 2 जो हैं एग्लो इंडियन से। 550 में 530 जो है राज्य से और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से। अब फिर रिपीट करते हैं कि 104वां संविधान संशोधन जो है उसके अंतर्गत जो 552 सीट था उसको कितना कर दिया गया, 550 कर दिया गया, और एग्लो इंडियन वाला 0 हो गया, और फिर वही केंद्र शासित प्रदेश और राज्य वाला 550, और राज्य में 530 और केंद्र शासित प्रदेश में 20 सदस्य हैं। ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं कि वर्तमान में जो सीट है ये तो हो गया मैक्सिमम, अधिकतम की बात कर रहे हैं, ठीक ना। लेकिन अभी कितना है, तो अभी वर्तमान में जो है वो है 543। कहीं कहीं आपको अधिकतम हालांकि बुक में मिलेगा कि वर्तमान में 545 सीट है। कितने सीट है, 545 है, क्योंकि 2 वाला अभी वर्तमान में ही हुआ है, तो 2 आप घटा दोगे, वर्तमान में कितने सीट है, 543। ओके, जिसमें कि 530 जो राज्य के लिए थे उसमें भी कमी हो गया, और जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए 13 थे उसमें बढ़ोतरी हो गया। हालांकि एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ है, जब चुनाव होगा उसके बाद ये डाटा आपको काम आएगा। अभी आप इस डाटा को याद रखोगे। डाटा में क्या हुआ कि ये जो पूरा एरिया जम्मू कश्मीर का था इसमें 6 सीट था लोकसभा का, लेकिन अब जम्मू और लद्दाख अलग हुआ, तो जम्मू कश्मीर को 5 सीट मिला और लद्दाख को 1 सीट मिला। ओके, अच्छा आपको हो सकता है कि एरिया वाला दिख रहा होगा, यहाँ से ना ये पाक ऑक्यूपाइड है तो इतना ही काउंट करना है, फिर यहाँ पे चाइना ऑक्यूपाइड है तो इसीलिए मतलब यहाँ पे 1 ही सीट है। ओके, तो यहाँ से 6 कम हो जाएगा, 524 जो है राज्यसभा का बचेगा, और ये 6 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो इसमें वो ऐड हो जाएगा, यानी 19 सीट जो होगा केंद्र शासित प्रदेश से हो जाएगा। ये आपको याद हो गया होगा आई थिंक। देखो एक बार ना लेक्चर देखने के बाद कॉपी पे लिखना, जहाँ भी फिर डॉट हो, ऐसा नहीं कि फिर देख लेना एक बार, नहीं, पूरा एक बार लिखो फिर वीडियो देखो, फिर सोचो कि पूरा लिख पाते हैं हम कि नहीं लिख पाते हैं। ओके, तब लंबे समय तक याद रहेगा। अब हमने लोकसभा कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पर। तो जो मूल संविधान है, मतलब मूल संविधान वही हुआ कि जो स्टार्टिंग में था 250 अधिकतम सीट है मैक्सिमम। ओके,
जिसमें कि 238 जो है वो राज्यसभा, देखो ये पहले याद नहीं करो, ये पहले याद करो कि राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है। मनोनीत काफी इंपॉर्टेंट होता है, मनोनीत, ठीक ना। राष्ट्रपति क्या करता है, चुनता नहीं, मनोनीत करता है। वो कितने हैं, 12 हैं। तो आप 250 में से 12 माइनस कर दो, 238 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वो 245 ही सीट है, जिसमें 12 तो राष्ट्रपति का हो जाएगा, मनोनीत करेगा, और इसमें से माइनस कर दो तो 233 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। अब राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं वो कहाँ से मनोनीत करते हैं, तो वो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र, खेल, डिफरेंट एरिया से वो राष्ट्रपति चुनते हैं। याद रखिएगा 12 सदस्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए। अब कुछ और फैक्ट जान लेते हैं लोकसभा राज्यसभा से, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो ये लोकसभा जो है 81 में आता है और राज्यसभा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में आता है। यहाँ अगर बात करें 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है लोकसभा का, साथ ही लोकसभा के सदस्य का भी। जबकि जो राज्यसभा होता है इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, क्योंकि राज्यसभा का तो कुछ नहीं होता, राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसका कोई एज नहीं है, ठीक ना। तो इसके जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्षों का होता है। अगर हम बात करें योग्यता की, तो योग्यता जो भी है सब कुछ सेम है, ओनली एज का डिफरेंस है। एज यहाँ पे आपको 25 दिखेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो लोकसभा है निम्न सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका आयु 25 वर्ष है, और यह वृद्धों का, क्योंकि इसमें आयु 30 वर्ष है, ठीक ना। तो कम एज है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। साथ ही भारत का नागरिक हो, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, पागल या दिवालिया ना हो। इसमें भी वही है कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, और पागल या दिवालिया ना हो। तो ये हुआ राज्यसभा और लोकसभा। साथ ही लोकसभा का एक इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि जैसे 5 साल मैंने कहा, तो 5 साल के बाद क्या होता है, चुनाव होता है। तो कुछ देर के लिए क्या होता है, वो भंग किया जा सकता है, भंग हो जाता है, ठीक ना। और भंग किया भी जा सकता है, अगर बहुमत मतलब सरकार ही गिर जाए तो ऐसा होता है, भंग हो जाएगा। लेकिन जो राज्यसभा होता है वो कभी भी भंग नहीं होता। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इससे। तो राज्यसभा क्या होता है, कभी भी भंग नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है वो अवकाश ग्रहण करते हैं। साथ ही राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा जाता है और इसको जनता का सदन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसका चुनाव कैसा होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि हम जो है एमएलए को या इसको डायरेक्ट चुनते हैं, डायरेक्ट हम लोग उसको क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो वो क्या होता है, जनता के द्वारा इसमें चुना जाता है, जनता भाग लेती है। इसीलिए लोकसभा का जो चुनाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। और जो राज्यसभा होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। क्यों, क्योंकि हम लोग जिसको भेजते हैं वो फिर उसको चुनता है। तो हम लोग तो भाग नहीं देते, हम लोग भाग नहीं लेते उसमें। तो इसीलिए हमारे लिए वो चुनाव क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, तो जो इसमें मैंने लिख लिया है कि एमएलए और विधायक जो भी होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही राज्य स्तर पे जो मैंने राज्यसभा का जिक्र किया था, अगर बात विधान परिषद की, तो ये स्कूल कॉलेज के मेनली जो छात्र होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, तो वो विधान परिषद है। और ये सब पता ही हो गया आप लोगों को कि इसको हम भंग नहीं कर सकते हैं, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसके सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि जो राज्यसभा होता है 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसका बंटवारा कैसे होता है, जैसे कि मान लो अगर 600 सदस्य मान लो, ठीक ना, इसको हम 3 पार्ट में कन्वर्ट करें, ठीक ना। तो इसमें भी 200 आएगा, इसमें भी 200, इसमें भी 200। तो पहले इसका चुनाव मान लो अगर हो गया 2000 ईस्वी में, ठीक ना, तो इसका होगा 2022 में, इसका क्या होगा 2024 में, फिर इसका टेन्योर कंप्लीट होने वाला होगा, फिर 2026 में इसका होगा। तो ये आसान हो जाता है करना। ओके, अब बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, लोकसभा के पदाधिकारी। इसमें एक होता है अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष, ठीक ना। और फिर एक आते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये क्या होता है, जब चुनाव होता है, ठीक ना, उसके बाद जो लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के सदस्य मेनली जो होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, क्षणिक काल के लिए एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है, जिसका ओनली काम यही है कि वो संसद के जो नए सदस्य हैं उसको शपथ दिलाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेम स्पीकर। इसको अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ देर के लिए है, ठीक है ना। और आपको ये याद रखना होगा कि जैसे 2019 में जो चुनाव हुआ था तो उसमें सदस्यों को जो शपथ दिलाया था वो थे वीरेंद्र कुमार। तो अभी वर्तमान में जब भी चुनाव होगा तब तक के लिए वीरेंद्र कुमार का नाम याद रखिएगा। फिर अगला जो ये जो होगा
लोकसभा चुनाव होगा तो उस टाइम में कौन बनेंगे प्रोटेम स्पीकर, वो आपको याद रखना है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। काम क्या है? नए सदस्यों का शपथ दिलाना। साथ ही इसको अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है स्पीकर या अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता वही क्या होता है? स्पीकर होता है। वर्तमान में वो कौन है? ओम बिरला है। साथ ही इसका जो जो अध्यक्ष होता है उसको चुनता कौन है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा का जो सदस्य होगा वही अपने में से एक जो अच्छा व्यक्ति होगा, जिसको मान होगा, वो उसको चुन सकता है, ठीक ना। तो अगर प्रश्न आए कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा का सदस्य चुनता है। एक प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसको फिर शपथ कौन दिलाएगा। तो देखिए, जब सदस्य वो बना था उस टाइम उसको प्रोटेम स्पीकर जो है शपथ दिला दिया था। अब उसको शपथ दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी शपथ पे उसका काम चल जाएगा। साथ ही ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। क्लियर। अब आते हैं, जो लोकसभा का अध्यक्ष तो बन गया, उसका अधिकार क्या सब है, पर उससे पहले जान लो कि पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और जो पहली महिला अध्यक्ष बनी लोकसभा की वो थी मीरा कुमार। इसका काम क्या सब है? तो लोकसभा का जो भी कार्य होगा वो सही रूप से संचालित होना चाहिए। साथ ही जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त अधिवेशन कब होता है? कि जब मान लो कोई बिल अटक गया है, पास नहीं हो रहा है, ठीक ना, या कोई बहुत जरूरी मीटिंग है, बात करनी है, उसके लिए होता है संयुक्त अधिवेशन। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और निर्णायक मत, जैसे मान लो कोई हमको एक बिल पास करवाना है, कोई भी बिल, कि मान लो संसद को ना पेंशन नहीं मिलेगा, ऐसा ही बिल हम पास करवाएंगे, तो उसमें क्या होगा? 50% लोग चाहते हैं कि हम हाँ में वोट करें, 50% कहते हैं कि नहीं में वोट दें, और हम बन गए हैं लोकसभा के अध्यक्ष, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, पास तो करवाना ही है, तो अब हमारी बारी है तो हम किसी को वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? निर्णायक वोट होता है। वो कौन देगा? लोकसभा का अध्यक्ष देगा। अब आता है धन विधेयक का जो निर्धारण होता है वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक, हालांकि मैंने बताया हुआ है अनुच्छेद वाले में, 110 नंबर का जो अनुच्छेद है वो कहता है कि धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक है कि नहीं है ये निर्धारण हालांकि लोकसभा का अध्यक्ष करता है, परंतु जिसमें कर के बारे में, टैक्स के बारे में, चाहे टैक्स बढ़ाना हो, घटाना हो, संशोधन करना हो, इस सब के बारे में अगर जिक्र है तो मतलब वो धन विधेयक है। साथ ही धन विधेयक को कहाँ पे मतलब पेश करेगा? तो वो करेगा लोकसभा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक को कहाँ पेश करेगा? तो वो करेगा लोकसभा में, और लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण भी करता है। और ये नया ये काफ़ी आ गया है कि अगर लोकसभा में कोई सदस्य है और वो छुट्टी मार रहा है, मतलब 60 दिन तक बिना बताए छुट्टी मार दिया, तो उसका क्या होगा? सदस्यता खत्म हो जाएगा। मतलब आपको बताना पड़ेगा, यानी तो बीच बीच में आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं राज्यसभा के बारे में। तो इसका क्या होता है? सभापति होता है। इसमें देखिए, लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष था, और राज्यसभा में क्या है? सभापति उपसभापति। सभापति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? सभापति होता है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सभापति संसद का सदस्य नहीं होता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग संसद में क्या पढ़ें कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो जो राष्ट्रपति होता है वो इसके अंतर्गत ही नहीं आया, मतलब जो सभापति है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का हिस्सा नहीं है, तो राष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति आए तो उस पर आप टिक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे, ये तो आसान सा हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सभापति होता है अपना त्यागपत्र वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन जो उपसभापति होगा वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सभापति को देते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, जो उपराष्ट्रपति होगा यानी जो सभापति होगा, ठीक है ना, वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और जो उपसभापति होंगे वो किसको देंगे? सभापति को देंगे। अक्सर क्या होता है कि सभापति उपसभापति को देता, उपसभापति सभापति को देता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभापति राष्ट्रपति को देता है और जो उपसभापति है वो किसको देता है? सभापति को देता है। वर्तमान में अगर बात करें राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं 13वें नंबर के एम वेंकैया नायडू, तो वही है। और वर्तमान समय में अगर उपसभापति की बात करें तो वो हरिवंश नारायण सिंह है। अब आते हैं प्रश्न पे जो हमने आपसे पूछा हुआ था। प्रश्न था, निम्नलिखित में से राज्यसभा को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो एक तो वो द्वितीय सदन है क्योंकि वो दोबारा चुना जाता है, एमएलए के बाद उसको चुना जाता है, एमएलए चुनता है। और दूसरा क्या है? वो
अस्थाई सदन है। तो 2 और 3 यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। साथ ही एक बार रिपीट करते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, ताकि हम ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको स्टडी ऐसे कंप्लीट करवाएंगे कि आप किसी भी स्तर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक पे जरूर चले जाइएगा, ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ और वीडियो का भी लिंक मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।